तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 394 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने अभी तक पिछले एपिसोड में देख रखा कि लू फेंग एक नाइट के द्वारा पकड़ा जाता है और वहाँ पे उसे सज़ा भी मिलती है जो कि उसे आइस हेल में भेजा जाने वाला था। लू फेंग भी यहाँ पे रेसिस्ट नहीं करता और वो लोग लू फेंग को लेकर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। हमें सीन चेंज कर यहाँ के एक डार्क यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शिप फ्लाई कर रहा होता है और हमें वहाँ के कंट्रोल रूम में टियानचेन को खड़ा मौजूद दिखाया जाता है। उसी के साथ वहाँ पे एक वर्ल्ड रिंग भी होता है और तभी उसी वर्ल्ड रिंग में गोल्डन हॉर्न बीस्ट की ह्यूज सी बॉडी वहाँ पे पड़ी होती है। उसके इंटरनल वर्ल्ड में दूसरा मोसा बॉडी की लू फेंग वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था और जैसा कि मोसा बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसी कारण यहाँ पे लू फेंग अपने मोसा बॉडी को फिर से अपनी एनर्जी से रिक्रिएट कर रहा होता है। उसी के साथ वहाँ पे वो अपनी बॉडी को क्रिएट कर लेता है और फूसी और जितने सभी बंदे होते हैं वो लू फेंग के सामने बो करते और कहते हैं मास्टर। यहाँ पे हमें लू फेंग का असल में प्लान पता चलता है जिसको कि आप सभी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जिसके बाद वो कहता है कि लकली मेरे पास यहाँ पे एक बैक डोर था जिसे मैंने छोड़ा हुआ था। मैं जानता था कि इस ग्रेट बीइंग का मिशन इतना भी आसान नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने अपने मेन कोर को एब्सोल्युटली सेफ जगह पे रखा हुआ था, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं मारा भी गया और प्राइमेक के उस सिटी ने टाइम को रिवर्स भी करके मुझे रिवाइव कर लिया, लेकिन फिर भी मैं स्टार टावर और बाकी दूसरे पावरफुल ट्रेजर्स को नहीं ले पाऊंगा और यहाँ तक कि मैं 9 वॉल्यूम मैनुअल को भी खो दूंगा। यहाँ पे लू फेंग ने इसी कारण अपने कोर को एक सेफ जगह रखा हुआ था और इसी कारण लू फेंग ने अपने मूसा बॉडी को एक्शन में लाया होता है और बीस्ट बॉडी से अपने अर्थ बॉडी को सेपरेट कर दिया होता है और उसने अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट में ही मेन कोर को रखा होता है और इसी के साथ उसने टियानचेन और बाकी सबको भी अपने मेन कोर के साथ ही रखकर डार्क यूनिवर्स में फ्लाई करना शुरू कर दिया होता है। यहाँ पे लू फेंग का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि यहाँ पे चाहे उसके कितने ही प्लान क्यों न फेल हो जाए, उसका कोर हमेशा के लिए सेफ रहना चाहिए। अब अर्थ की बॉडी के पास टावर पियर गार्डिंग होती है जो कि उसके सोल को गार्ड कर रही होती है और उस पर सोल कंट्रोल का कोई भी असर नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर वो पावरफुल अटैक से भी हिट होगा तो लू फेंग के पास कई सारे ट्रेस मौजूद है जिससे कि वो अपने अर्थ बॉडी को बचा सकता है और अगर यहाँ पे ज़्यादा हुआ तो लू फेंग अपने टीचर को भी बुला सकता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अभी के दरमियान लू फेंग को इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लू फेंग कहता है कि अभी इन बंदों ने मैं ट्रू ट्रेजर को अभी तक डिस्कवर नहीं किया है, ये लोग सिंपली मुझे आइस सेल में ले जा रहे होते हैं। अब फिर यहाँ पे हमें और भी चीज़ें पता चलने वाली होती है जो कि असल में ग्रेट बीइंग ने ये सब प्लान किया होता है। अब फिर हमें यहाँ पता चलता है कि वो दोनों नाइट ऑब्वियसली ये नहीं जानते थे कि ये सिर्फ लू फेंग की अर्थ बॉडी मौजूद है। अब देखा जाए तो लू फेंग के अर्थ बॉडी के पास साव विंग्स, स्टार मैप, टावर पेयर जैसे इनक्रेडिबल इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स मौजूद हैं। उसे अगर किसी कोने तक फोर्स, किसी हद तक फोर्स भी कर दिया जाए तो वो अपने टीचर को तो बुलाकर इसके लिए बचा ही सकता है। बाद में वो आकर इन सारे ट्रेजर्स को ले जा सकता है क्योंकि मरने के बाद तो ट्रेजर उनके पास होगा और लू फेंग को उन ट्रेजर्स को पाने के लिए अपने टीचर को यहाँ पे फिर से लाके उनसे फोर्सफुली ले लेगा। और बात रही स्टार मैप और टावर ट्रेजर, तो ये भी ट्रू ट्रेजर जैसा जाना जा सकते हैं। यहाँ तक कि सिटी लीडर भी डिस्कवर कर लेंगे तो वो भी लू फेंग से नहीं लेने वाले हैं क्योंकि लू फेंग उनका ही डिस्पल है। और यहाँ पर लू फेंग इन सब के बारे में ये सब सोच रहा होता है कि कब उसे कौन सा एक्शन लेना है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वहाँ के पर्पल नाइट आइस हेल स्टार में दिखाया जाता है जहाँ पर लगभग 10,000 किलोमीटर लंबा आइस पैलेस होता है। वहाँ पे दोनों नाइट चलकर जा रहे होते हैं और ग्रीन नाइट उससे कहता है कि मैं एक्चुअली में उस ह्यूमन को मौत तक मारना चाहता था। तो यहाँ पे वो कहता है
कि क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम अपनी मौत को देख रहे हो। और यहाँ पे वो जिक्र करता है किसी और का नेम, सिटिंग माउंटेन गेस्ट का। और वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट कौन है, तुम्हें नहीं पता कि आखिर ये कौन है। ये इस यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक है। यहाँ पे अगर हमने इनको अफेंड किया तो हमारे पास कितने भी वॉरियर्स हमें क्यों नहीं जानते हो, कोई भी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पे तुम अपने आप को और बाकी क्लैंसमैन्स को यहाँ पे मरता हुआ देखना चाहते हो तो यहाँ पे तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे वो सब पहले से ही सिटिंग माउंटेन गेस्ट के बारे में जानते हैं और आपको नहीं पता कौन है सिटिंग माउंटेन गेस्ट, तो आप मेरे प्रीवियस चैप्टर्स को देख सकते हो। ये असल में उसके मास्टर होते लू फेंग के। यहाँ पे ग्रीन नाइट इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैं तो बस यही कह रहा था जानबूझकर, हम दोनों यहाँ पे नाइट से, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे नाइट से भी ज़्यादा पावरफुल लोग इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें इस इंसान के प्रति इतना रिस्पेक्टफुल ऐसे क्यों होना पड़ रहा है। तो पर्पल नाइट उससे कहते हैं कि ये एक ऑर्डर मिला है हमें माउंटिंग सिटिंग गेस्ट के द्वारा और हमें डेफिनेटली इसको फॉलो करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि अगर हमने इसको फॉलो किया तो वो हमें रिवॉर्ड भी देंगे। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रीन नाइट को, जो कहता है कि उस वक्त दौरान जब उन्होंने ये ऑर्डर दिया था तो उन्होंने कहा था कि वो अपने इस ब्लैक मेटल बोर्ड को आइस हेल स्टार में रखेंगे और वहाँ पे कई सारे स्टार्स को भी रखना मना हो गया था। और हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि कब यहाँ पे एक बंदा आए और इसको चोरी करके ले जाए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि अगर इस चीज़ को कोई ऐसा बंदा चोरी करे जिसका फ्लेश और ब्लड लाइफ फॉर्म हो तो तुम उसे मार नहीं सकते हो, तुम्हें सिर्फ उसे आइस सेल में लॉकअप करना होगा। और यहाँ पे वो कहता है कि पहले मर्तबा एक मूसा के बॉडी ने उसको चोरी किया होता है जो कि सिर्फ एक एनर्जी लाइफ फॉर्म होती है, इसी कारण मैंने उसको वहीं पे मार डाला था। लेकिन हमें बाद में पता चला कि इसका मास्टरमाइंड तो असल में एक ह्यूमन था। ग्रीन नाइट उससे पूछता है कि क्या तुम सोच सकते हो कि आखिर वो ऐसा ऑर्डर क्यों देंगे। तो यहाँ पे पर्पल नाइट कहते हैं कि ये ऑब्वियस सी बात नहीं है कि वो एक ह्यूमन को इतना स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनाने में एफर्ट डाल रहे हैं, और वो कहता है कि शायद यही ह्यूमन है जिसको कि उन्होंने पिक किया होगा। अब यहाँ पे ग्रीन नाइट ये सुनकर शौक हो जाता है कि क्या वो एक डिस्पल के निचोड़ कर रहे हैं, और वो कहता है कि ये टीचर तो सच में विशेष है, वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारे आई सेल के रूल के बारे में जानता है, लेकिन फिर भी वो इस इंसान को आई सेल में भेज रहा है। जहाँ तक हमें यहाँ तक अभी पता चला है कि आई सेल सच में बहुत ही खतरनाक जगह है। अब बताया जाता है कि यहाँ तक कि बहुत ही पावरफुल डिस्पल भी वहाँ पे नहीं बच जाते और वहाँ पे कई सारे पावरफुल वॉरियर्स भी मौजूद होते हैं। फिर हमें पर्पल नाइट को दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या तुम्हें वो विशेष लगते हैं, ये सिर्फ एक टफ ट्रेनिंग का पार्ट है, अगर यहाँ पे ये इसको भी पास नहीं कर सकता और वो इंसान इसमें मारा गया तो आखिरकार वो सिटिंग माउंटेन गेस्ट का डिस्पल होने का क्या ही बात रहता है। अगर यहाँ पे वो मारा भी जाता है तो हमारा कोई बिजनेस नहीं है इसमें। तो ग्रीन नाइट भी हामी भरता है। अब दोनों बंदे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसके बाद ग्रीन नाइट क्यूरियोसिटी से पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये ह्यूमन बहुत ही क्राफ्टी है, यहाँ तक कि मैं भी इसके द्वारा फूल कर दिया गया था, आखिरकार तुमने ब्लैक मेटल बोर्ड को कैसे ढूंढ लिया जबकि मैं नहीं ढूंढ पाया। तो यहाँ पे वो कहता है कि जब मैं यहाँ पे ऑर्डर मिला था माउंटेन सिटी गेस्ट के तो मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई आएगा ही और मैं उसे पकड़ लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये सुनकर पर्पल नाइट हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा बात नहीं है। तो ग्रीन नाइट उससे बोलता है कि जल्दी से बचाओ, आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला। तो यहाँ पे पर्पल नाइट स्माइल करते हुए कहता है कि तुमने ये नहीं देखा कि मूसा बॉडी अपने आप को टेलीपोर्ट करके वहाँ से जा रहा था और रास्ते में ही उसने एक तरीका यूज़ किया कि उसने अपने वर्ल्ड रिंग में उस माउंटेन उस ब्लैक बोर्ड को उसमें डालकर वहाँ पे छिपा दिया होता है, उसी के साथ दूसरा बंदा आके उसको लेके निकल गया होता है और तुम तो मूसा क्लैंसमैन के ही पीछे पड़े हुए थे जिसके कारण तुम उसको नहीं ढूंढ पाए। और यहाँ पर मैं उसको आराम से ढूंढ पाया और मैं समझ पाया कि यहाँ पर उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। तो यहाँ पे ग्रीन नाइट कहता है कि नहीं, यहाँ तक कि मैं मूसा क्लैंसमैन के वो बंदे को चेज कर रहा था, तुम उसको चेज नहीं कर रहे थे और जिस तरह से वो टेलीपोर्ट कर रहा था
वहाँ पे इतनी आसानी से उसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि मैं टेलीपोर्ट हुआ था तो वो मेरे बारे में नहीं पता लगा पाया। आखिर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? आखिरकार तुम समय रहते उसको कैसे पकड़ लिए? तो यहाँ पे पर्पल नाइट फिर से मिस्टीरियसली स्माइल करता है और वो अभी ऐसे ही दोस्त यारी में खेल रहा होता है। तो वो क्यूरियोसिटी से पूछता है कि जल्दी बताओ, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो ब्लैक बोर्ड वहीं पे मौजूद है और उसने ये सब किया और तुम एक ही झटके में उसके पास कैसे पहुंच गए? तो यहाँ पे वो बहुत ही प्राउडली कहती है कि ये बहुत ही सिंपल है, मैंने असल में उस ब्लैक मेटल बोर्ड में अपना एक छोटा सा इम्प्रिंट छोड़ दिया है। चाहे वो कहीं भी क्यों न चली जाए, वहाँ पे मैं उसको सेंस कर सकती थी। और यहाँ पे सबके अलग अलग मार्कर्स होते हैं। जैसे ही मुझे वहाँ फील हुआ मैं इंस्टेंटली वहाँ पे टेलीपोर्ट हो गई थी और इसी कारण मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने उसको फॉलो भी किया होता और जितना चीज़ें हुआ मैं यहाँ पे देखती गई थी कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब ये सुनकर ग्रीन नाइट उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है और कहता है तुमने एक्चुअली उस पर एक इम्प्रिंट छोड़ा है? तो वो स्माइल करते हुए कहती है कि क्यों नहीं, मैं यहाँ पे बहुत ही क्यूरियस थी कि आखिरकार सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने ये सब क्यों किया है और आखिर एक किसके लिए किया है, और मैं यहाँ पे बस इसके लिए चिंतित थी कि यहाँ पे कौन उसको ले जा सकता है और मैं बस यही जानना चाहती थी और इसे रोकने के लिए मैंने ये सब किया था। यहाँ पे वो हंसते हुए कहती है कि अब तो वो यहाँ पे भाग भी नहीं थी और यहाँ पे मैंने उसे आई सेल में भी जाना पड़ता है। यहाँ पे वो सब ग्रीन नाइट भी लू फेंग के लिए थोड़ा सॉरी फील कर रहा था क्योंकि लू फेंग का प्लान बहुत ही परफेक्ट था। लू फेंग आसानी से वहाँ निकल सकता था अगर पर्पल नाइट ने वहाँ पे अपने इम्प्रिंट को मार्क नहीं किया होता है। फिर यहाँ इसी बारे में सोच रहा होता है और कहता है पुअर फेलो, मैं ये आशा करता हूँ कि वो उस हाई सेल में न मरे। फिर हमें दिखाया जाता पर्पल नाइट को जो कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग इसके बीच में भी नहीं आ सकते हैं, वो मरे या फिर जिए उसके लक पे डिपेंड करता है। अगर वो यहाँ पे मारा गया तो वो सिर्फ सिटिंग माउंटेन गेस्ट के ट्रेनिंग के अंदर मारा गया, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये सुनकर वो भी हामी भरता है। फिर हमें सीन चेंज कर आईसेल स्टार के बड़े से ग्रीन नाइट होम को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे मैजेस्टिक पिलर जो कि 800 किलोमीटर के लंबे ठीक से बने होते हैं, वहाँ पे 10,000 किलोमीटर लंबा टावर होता है। फिर वहाँ पे 4 बंदे आ जाते हैं जो कि डालासा और बाकी 3 पावरफुल वॉरियर्स होते हैं जो कि लू फेंग को बंदी बनाए हुए होते हैं। यहाँ पर स्पेस पूरी तरह से लॉक किया हुआ होता है, ऑब्वियस था कि यहाँ पे कोई भी आराम से टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि सामने आई सेल को देखता है और कहता है कि तो ये है आई सेल। अब दिखाया जाता है कि उस आई सेल में से बहुत ही अनबिलीवेबल एनर्जी निकल रही होती है जो कि किसी भी सील स्टार से कमजोर नहीं दिख रही होती है। और अब फिर यहाँ पर डालासा को दिखाया जाता है जो कि उसको पकड़े हुए होती है और वो कहता है तुमने सही कहा, यही है आई सेल, लेकिन तुम रिलैक्स फील कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे पता है ना कि तुम यहाँ पे लॉक किए जाओगे, यहाँ तक कि तुम ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी यहाँ खतरों और डर से यहाँ पे जूझते रहोगे और तुम फिर भी यहाँ से बाहर निकल नहीं पाओगे और आखिरी में तुम यहाँ पे मारे जाओगे, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे नर्वस नहीं हो। लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं ऑलरेडी कैप्चर हूँ, आखिर यहाँ पे इसका क्या ही यूज है। यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में जानता था कि वो अपने कोर से अपने आप को फिर से यहाँ पे बना ही लेगा। और लू फेंग सामने उस आइस हॉल को देखता है, यहाँ पे आइस हॉल बहुत ही पावरफुल लग रहा था और बताया जाता है कि यहाँ तक कि नाइट वाले बंदे भी यहाँ पे कैप्चर किए जाते हैं और यहाँ पे कई सारे स्पेशल अनडाइंग बीइंग को भी लॉक करके रखा जाता है। यहाँ पे लंबे पीरियड जो कि ट्रिलियंस ऑफ एराज होता है इसी में रखा गया होता है और यहाँ पे कितनों की तो स्ट्रेंथ बढ़ी गई थी। ऐसे ही यहाँ पे हर एक चीज़ होती है। अब आगे चल के आप लोग आईसेल स्टार में बहुत ही पावरफुल फाइट को देखने वाले हो जहाँ पे लू फेंग से भी बहुत ही पावरफुल अनडाइंग बीइंग्स मौजूद होते हैं और वहाँ पे लू फेंग उससे फाइट करता है। यहाँ पे बहुत ही मस्त जर्नी गुजरने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो सोचता है कि अगर यहाँ पे मैं किसी डाय सिचुएशन में नहीं फंसता तब तक मैं अपने टीचर को नहीं बुलाऊंगा। यहाँ पे मुझे एक ट्रू एब्सोल्यूट वॉरियर बनना है, यहाँ पे मैं किसी की मदद नहीं ले सकता हूँ। और वो इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है और फिर मैं सीन चेंज कर डाला सा और बाकी सबको दिखाया जाता।
जो कि लू फेंग को पकड़े हुए आई सेल के पास आ जाता है और ग्रीन नाइट वहीं पे कहता है ह्यूमन, यहाँ तक कि तुम थोड़े से स्ट्रांग हो लेकिन तुम यहाँ पे वीकेस्ट भी जो यहाँ पकड़ा जाता है वो एम्पर लेवल का होता है। यहाँ पे बिना किसी स्ट्रेन के तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले हो और यहाँ पे जितने भी बैंक अंदर लॉक है उनकी स्ट्रेन भी अननोन है। वहाँ पे वो कई काउंटलेस ईयर से बंद पड़े हुए हैं और अगर तुम वहाँ पे कुछ न कर पाओ तो यहाँ पे मैं ये सिंपली एडवाइस दूंगा कि तुम अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं सारी बातों को समझ रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पर्पल और ग्रीन उसे एक आइस टैग देते हैं जो कहते हैं कि ये लो, ये तुम्हारा आइस टैग है। अब लू फेंग उसको ले लेता है और लू फेंग क्यूरियस होते हुए सोचता है कि क्या ये मेरी आइडेंटिटी है, और वो देखता है कि वो तो सेम टू सेम उसी की तरह लग रहा है कि जैसे अर्थ पे प्रिजनर्स को भी नंबर दिया जाता है वैसे ही लू फेंग को भी यहाँ पे प्रिजनर की तरह नंबर दिया गया होता है। अब डाला सा उसे बहुत ही जोर से पुश करते हुए कहता है जाओ आगे बढ़ो। अब लू फेंग भी वहाँ सीधे आई सेल के किनारे पे आ जाता है। अब वहाँ से टेरिफाइंग एनर्जी लू फेंग को उस व्हिर्लपूल के अंदर खींचने लगती है जिसको देखकर लू फेंग उसी वक्त अपने विंग्स को खोलकर उसको रेसिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डाला सा और बाकी सारे बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लू फेंग की तरफ घूरते हुए कहता है कि रेसिस्ट मत करो, अगर तुम यहाँ पे करोगे तो तुम यहाँ के कॉन्सिक्वेंस को झेलना पड़ेगा। तो ये सुनकर लू फेंग भी कहता है कि ये सही है, यहाँ पे अभी डो नाइट्स का टेरिटरी है और वो आसानी से कहीं भी टेलीपोर्ट करके उसे पकड़ सकते हैं। अब लू फेंग उसी स्वेलिंग एनर्जी की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि फिर तो मुझे आई सेल में जाकर ही खुद से चेक करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे कौन से कदरे मौजूद हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि लू फेंग उसी में खींचा चला जाता है और वहाँ पे कई सारे लेयर्स भी बने हुए होते हैं जो कि आइस पिलर के बने होते हैं और वहाँ पे दिखाया जाता है कि कई सारे स्लिट्स भी होते हैं। यहाँ पे लू फेंग उसके अंदर जाता है और आई सेल में लॉक हो जाता है। अब डाला सा उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं कि ह्यूमन अब अपने आप को एंजॉय करो, और यहाँ से सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और नाइट से सभी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब फिर हमें एक आइस वॉल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है और जब यहाँ पे लू फेंग स्वेलो हुआ था तो लू फेंग को यहाँ पे बहुत ही टेरिफाइंग फोर्स महसूस हो रही थी जो कि उसकी बॉडी पे लग रही होती है। और ये ऐसा ही था कि जैसे एक पूरा का पूरा माउंटेन ही किसी की बॉडी पे रख दिया होगा। और यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने विंग से ही उस पूरे के पूरे फोर्स को विथस्टैंड कर रहा होता है। और लू फेंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर ही रहा होता है और वो कहता है कि ये जगह सच में एक ट्रू ट्रेजर के जैसा है जहाँ पे फ्रिक्वेंटली स्पेस पूरी तरह से हिलते रहती है। यहाँ पर तो अपने गॉड कंट्री से भी टेलीपोर्ट करना नामुमकिन है और यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ सीलिंग ट्रेजर होगा जो कि पूरे के पूरे गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन को भी सप्रेस किए हुए हैं, नहीं तो यहाँ पे आखिर कौन ही चीज़ उसको रोक सकती है। और फिर यहाँ पे लू फेंग सेंस कर लेता है कि वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है और बाहर के रिपर्स अंदर की तरफ नहीं ला सकते हैं। यहाँ तक कि मोसा बॉडी भी रहती तो वो भी यहाँ पे मोस्टली टेलीपोर्ट कर सकती थी आइस सेल में, लेकिन उसकी बॉडी बाहर नहीं टेलीपोर्ट कर सकती। ये सिमिलर है फॉरबिडन स्पेस जो कि स्टार टावर में थी, जिसकी वजह से आप यहाँ अंदर तो टेलीपोर्ट कर सकते हैं लेकिन बाहर की तरफ टेलीपोर्टेशन को यूज़ करके नहीं जा सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं सीन चेंज कर दिखा जाता है कि यहाँ पर लू फेंग उसको सब देख रहा होता है और वो कहता है कि मैं स्टार टावर में भी रह चुका हूँ, डेमन माउंटेन, प्राइमर यूनिवर्स, ब्लड रिवर वर्ल्ड और यहाँ तक कि कई सारे खतरनाक जगहों तक जा चुका हूँ और यहाँ पे ये मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा है। यहाँ पे कोई ना कोई ट्रू ट्रेजर जरूर मौजूद होगा। और अब फिर हमें दिखाया जाता है बबाता को जो कि असल में एआई होती है बबाता की सब्सिडियरी जो कि उसी के जैसा ही काम करती है। और वो कहती है कि मास्टर यहाँ का जो स्पेस है वो बहुत ही स्पेशल है, हमारे लार्जर स्कैनर ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है लेकिन मिनी स्कैनर वो अच्छे से काम कर रही है। और वो कहता है कि एक ग्रीन नाइट ने मुझे यहाँ पे इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम तक के लिए लॉक करके रखा है, ये इतना भी सिंपल नहीं रखता है। और फिर लू फेंग ऐसे ही आगे बढ़ना शुरू करता है और एक एक स्टेज में
लूफेंग 1000 किलोमीटर लंबे दूरी तक को डिस्टेंस कर लेता है। वो कहता है कि चलो मैं इस एरिया को एक्सप्लोर करता हूँ और देखता हूँ कि आखिर उसने मुझे यहाँ पे क्यों लॉक किया है। और फिर दिखाया जाता है सीन चेंज करके वहाँ पे जैसे ही वो आगे बढ़ता है वहाँ पे उसकी नज़र कुछ दूसरे वॉरियर्स पे आ जाती है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे क्लॉ मार्क्स बने हुए होते हैं। वहाँ पे एक ब्लरी ब्लैक स्लिट हाउस उस स्नो पे लैंड करता है। वो कहता है कि आखिर ये ब्लैक रॉक किसकी है। और वो कहता है कि फिर तो मेरा चांस यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे अभी कोई और बंदे थे जो कि इस आइस सेल में पहले से ही प्रिजनर बना के रखे गए होते हैं। और फिर हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ घूम रहा होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और कहता है कि ये आइस सेल तो सच में बहुत बड़ा है, मेरी बाइंडिंग भी बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ तक कि मैं इस स्पीड एनर्जी भी यहाँ के सिर्फ 10,000 किलोमीटर को ही यहाँ पे कवर कर पा रही है। मैं यहाँ पे बहुत ही छोटे पोर्शन को ही चेक कर पा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी 1 लाख किलोमीटर चल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस स्नो और माउंटेन्स के किनारे को नहीं देख पा रहा हूँ। सोचने लगता है कि आखिर ये कितना ही बड़ा होगा, लेकिन ज़रूर ये बहुत ही बड़ा होगा। और वो कहता है कि चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे कई सारे वॉरियर ज़रूर होंगे, मुझे विश्वास नहीं कि मैं यहाँ पर एक भी से भी नहीं मिल सकता। और फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे फुटप्रिंट्स उस स्नो में बने हुए थे जो कि बहुत बड़े थे। और तभी यहाँ पे हमें एक मिनी स्कैन को दिखाया जाता है जो कहता है मास्टर यहाँ पे एम्बुश आया। अब दिखाया जाता है लूफेंग को, जिससे पता चल जाता है कि कोई एनिमी उसकी तरफ आ रहा है, जिसके कारण लूफेंग अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पे एक बीम ऑफ लाइट उसकी तरफ आता है। फिर लूफेंग भी वहाँ पे बैठ जाता है और देखता है कि वहाँ पे एक लंबा 8 मीटर बॉडी लेंथ का एक बंदा होता है। वहाँ पे उसकी पूरी की पूरी बॉडी ब्लैक स्केल से कवर होती है। अब यहाँ पे लूफेंग सामने जो देखता है उसको देखकर स्टन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक सामने सोल स्वेलिंग बीस्ट होता है। बताया जाता है इस सोल स्वेलिंग बीस्ट के बारे में कि ये इस यूनिवर्स के बहुत ही रेयर क्रिएचर होते हैं, जैसे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट और मोसा रेस। और ये एक मोसा रेस के जितना कंपेरेबल देखा जा सकता है। ये बहुत ही रेयर बीस्ट होता है और इसमें अपनी नेचुरल एबिलिटीज होती है जो कि 2 होती है। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये इसकी तीसरी बॉडी तो होने वाली नहीं है और यहाँ पर लूफेंग को तीसरी बॉडी नहीं मिलने वाली, जिसके लिए अभी लूफेंग को बहुत ही पापड़ मिलने वाले हैं। और लूफेंग इससे भी और भी ज़्यादा खतरनाक जगह पे जाने वाला है जो कि बहुत ही डेंजरस होने वाला है। वहाँ पे जाके लूफेंग को अपनी थर्ड बॉडी मिलने वाली है। और फिर लूफेंग उसके सामने देख रहा होता है और वहाँ पे एक हॉर्स के जैसा जो कि बीस्ट ही होता है वो आवाज़ करता है और कहता है ह्यूमन तुम तो मुझे पहचान गए हो। यहाँ पे लूफेंग स्माइल करते हुए कहता है कि यहाँ पे एक सोल स्वेलिंग बीस्ट में इस आइस सेल में मिलना तो बहुत ही किस्मत की बात है। और फिर वहाँ पर वो ऐसे ही खड़ा हो जाता है और दिखाया जाता है कि उस बीस्ट में से बहुत ही किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है। वो कहता है कि बीस्ट मैं सिर्फ अभी ही आइस सेल में आया हूँ, मैं यहाँ पे वंडर करता हूँ कि क्या तुम मुझे यहाँ के सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो जो कि आइस सेल में हो रहा है। तो ये सुनकर वो बीस्ट बहुत ही जोर से गुर्राता है और कहता है कि ह्यूमन तुम तो बहुत ही एरोगेंट हो। वो लूफेंग पे बहुत ही फास्ट तरीके से अटैक कर देता है। यहाँ पे बताया जाता है कि आइस सेल में जितनी भी पावरफुल प्रेशर पड़ रही होती है उसके अनुसार से किसी भी बंदे की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, लेकिन जो बीस्ट अभी स्पीड दिखा रहा होता है वो भी लूफेंग के लिए शॉकिंग था। अब लूफेंग यहाँ पे अपने विंग्स को फ्लैप करके आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लूफेंग हंसते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए रुका हुआ था, आखिरकार तुम मुझसे फाइट क्यों कर रहे हो। लेकिन बीस्ट वहीं पे हॉल करता है और गायब हो जाता है। अब ये देखकर तो लूफेंग कहता है कि ये तो टेलीपोर्टेशन है और तभी लूफेंग के पीछे वो बीस्ट आ जाता है, अपना बड़ा सा मुंह खोल के लूफेंग को खाने की कोशिश करता है, लेकिन लूफेंग ने उसे डिटेक्ट कर लिया होता है और यहाँ पे अपने विंग्स को फ्लैप करके उसके बाइट को स्टॉप कर देता है। यहाँ पे बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने साहू विंग्स को काटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बीस्ट को भी यहाँ पे जी ग्रेड मेटल के बारे में, फोर्स के बारे में पता चल जाता है। और अब फिर दिखाया जाता है लूफेंग को जो कि उसके तरफ मुड़ता है और कहता है कि सोल ब्लेड। और लूफेंग अपने पावरफुल विल पावर से स्पीड एनर्जी ब्लेड बनाता है और साथ ही साथ अपने बीस्ट गॉड प्रेजेंस को भी उसमें इन्फ्यूज करके उस बीस्ट सोल की तरफ बढ़ जाता है। ये लूफेंग ने जो अटैक किया होता है
ये कोई ऐसा वैसा अटैक नहीं होता, बल्कि ये एक सोल अटैक होता है। अब देखा जाए तो वो भी अभी पूरी तरह से सोल अटैक में प्रोफिशिएंट नहीं था, लेकिन लू फेंग की विल पावर और कॉन्शियसनेस बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी थी, जिसके कारण वो पावरफुल इल्यूजन को यहाँ पे निकाल सकता था। लेकिन देखा जाए ये सोल अटैक इतना भी बुरा नहीं था, लू फेंग उस पर अटैक कर दिया होता है, और ये अटैक एक पाइनिकल एम्पर सोल मास्टर के अटैक से कमजोर भी नहीं था। अब दिखाया जाता है कि ये देखकर तो बीस्ट भी स्टन हो जाता है। फिर लू फेंग अपने लेफ्ट हैंड को वेव करता है और साथ ही साथ में अपने पास से 6 ब्लैक बॉल्स को निकाल लेता है, और साथ ही साथ वो बीस्ट बॉडी की भी हिट करता है। अब दिखाया जाता है कि वो बीस्ट उसको रेसिस्ट नहीं कर पाता, और पहला बॉल उसके जाके बोन्स और मसल्स को ही तोड़ देता है, और सेकंड बॉल उसमें एक्सप्लोड करता है, और ऐसे ही करके वो उसको मारना शुरू करता है। लेकिन तभी वहाँ पे बीस्ट गायब हो जाता है, जिसको देखकर तो लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और कहता है कि क्या वो गायब हो गया है। और वो ये देखता है कि उसने ना ही रीजनरेट किया ना ही टेलीपोर्ट किया, आखिरकार वो इतनी आसानी से ऐसे गायब कैसे हो सकता है। अब लू फेंग ने तो यहाँ पे फेमो पॉइजन को भी यूज नहीं किया होता है, और टेलीपोर्ट करने के लिए उसे पहले अपने बॉडी को रिफॉर्म करना पड़ता है। वॉरियर जब अपने आप को कुछ पार्ट्स में स्लैश करते हैं, इसके कारण वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और ऐसे ही जो रिड्यूस हो जाते फ्रैगमेंट्स में ऐसे ही गायब होना ये नहीं हो सकता है। ये एक ही तरीके से हो सकता है कि उसकी गॉड बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई होगी या फिर कुछ और। लेकिन तभी लू फेंग सोचता है कि क्या 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 ये एक डोपलगैंगर था। अब यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि हाँ ये उसका एक डोपलगैंगर ही होगा। अब डोपलगैंगर नहीं जानते हो तो ये डुप्लीकेट ही होता है, जो कि अपने बॉडी को क्लोन करके एक और डोपलगैंगर बना सकता है। और लू फेंग इसी के बारे में सोचते हुए कहता है कि स्वेलिंग बीस्ट के 2 नेचुरल एबिलिटीज होते हैं, मतलब सोल स्वेलिंग बीस्ट के, और यहाँ पे उसकी जो फर्स्ट होती है वो एक टेरिफाइंग सोल स्वेलो की मूव होती है, और दूसरा एबिलिटी उसकी डॉपलगैंगर की एबिलिटी होती है। वो अपनी बॉडी को इस एबिलिटी से यूज कर सकता है, लेकिन उसकी जो दूसरी बॉडी बनेगी वो कमजोर होगी, और वो उसके फर्स्ट एबिलिटी को नहीं यूज कर सकती है। इसी कारण यहाँ पे ये सोल बीस्ट किया होता है। और अब फिर लू फेंग इसके बाद आगे बढ़ने लगता है, और लू फेंग ने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि यहाँ पे सोल स्वेलिंग बेस्ट उस पर फिर से अटैक करेगा। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सेकंड टाइम लू फेंग ने अपने सोल अटैक से उस पर अटैक किया होता है, जिसके कारण वो आसानी से यहाँ पे उससे रिस्टोर कर लेता है। और अब फिर यहाँ पे थर्ड टाइम भी उनमें फाइट होता है, और बेस्ट इस बार अपने इल्यूजन को यूज करता है, लेकिन लू फेंग पे ये काम नहीं करता। अब लू फेंग ने हमेशा की तरह वही सेम चीज़ को यूज किया होता है, और अपने स्टार जो कि स्टार मैप से मिला होता है आसानी से उस बेस्ट को मार देता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है जी होंग को, जो कि लू फेंग के वर्डिंग में ही होता है। वो कहता है मास्टर ये बीस्ट अपने डोपलगैंगर से बार बार आप पे अटैक कर रहा है, और वो आपके स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा है। वो जानता है कि यहाँ पे अभी आप उसके लिए खतरनाक हो सकते हो। अगर यहाँ पे आप ज़्यादा स्ट्रांग होते तो यहाँ पे वो उस पर अटैक नहीं करता आप पे। तो यहाँ पे हॉर्नट भी कहता है मास्टर, यहाँ पर तो मास्टर ने अपने फुल स्ट्रेंथ को तो शो ही नहीं किया है। वो कहता है कि आप अपने फेमो पॉइजन को यूज करें। लू फेंग यहाँ पे इन सब के बारे में सोच रहा होता है। हमें बताया जाता है कि लू फेंग ने अपने साथ में 2 वॉरियर्स को भी लाया होता है, और बाकी के जितने वॉरियर्स थे वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी के साथ ही छोड़ दिए होते हैं। अब हॉर्नट एक सोल मास्टर होता है, और जी होंग के पास एंशिएंट क्लॉक होता है, और इन दोनों के साथ ही यहाँ पे लू फेंग आराम से किसी भी बैटल के आउटकम को चेंज कर सकता है। लू फेंग ने इन सबको पहले से ही प्लान कर लिया होता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं कि आखिर लू फेंग के साथ क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।